हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम लोग मौद्रिक नीति बोलते हैं। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगी। बहुत ही हेल्पफुल चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। नेशनल इनकम, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इसे समझेंगे कि जो राष्ट्रीय आय है हमारी यह होती क्या है। तो किसी भी देश की अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है तो उसके आय को हमें देखना पड़ेगा। और वह कौन सी आय होगी? एक वित्तीय वर्ष में अर्जित जितनी भी आय होगी वह किसी भी देश की क्या होगी? राष्ट्रीय आय होगी। मतलब कि एक देश में एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष का मतलब है कि जो एक वर्ष निर्धारित किया जाता है। और वित्तीय वर्ष भारत में आप सबको पता होगा, अपने इंडिया में वित्तीय वर्ष की जो गणना की जाती है वह की जाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसे जरूर याद रखेंगे, छोटे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी आय अर्जित की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए एक दो हमारे अर्थशास्त्री हैं, उनके डेफिनेशन को भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये राष्ट्रीय आय निकालते समय हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, किनके बारे में समझना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, जो पीसीआई है, पर कैपिटल इनकम, कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय अगर हमें जाननी है तो उसके प्रति व्यक्ति की आय अगर हम लोगों को पता चल जाती है तो उसकी जीडीपी, जीएनपी, एक तरह से पूरी राष्ट्रीय आय को हम लोग समझ लेते हैं। आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ये हमारा राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, भारत में सर्वप्रथम कब लाया गया था और किसने लाया था, और उसके बाद वैज्ञानिक तौर पर इसे कौन लाया और किस सन में लाया गया। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हुए आए हैं। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की डिफिनेशन को हम लोगों ने समझा कि किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में जो भी इनकम होती है, जो भी आय अर्जित की जाती है, उससे हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसे निर्धारित करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें समझते हैं। क्या है? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जीडीपी को। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग देखेंगे जीडीपी। आप लोगों ने अगर शहरों में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो हमेशा सुनते हैं कि इस देश की जीडीपी इतनी है, भारत की जीडीपी इतनी है। इससे क्या होता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है अथवा किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसकी गणना की जाती है जीडीपी के थ्रू। तो अब बात निकल के आती है कि जीडीपी है क्या। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लिख लेते हैं हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अगर हम लोगों को इसकी डिफिनीशन समझनी है जीडीपी की, तो सबसे पहले इसका जो नाम है हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, इसे समझ लेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। घरेलू उत्पाद का आशय यह है कि पूरे एक वित्तीय वर्ष में भारत के अंदर कितना उत्पादन किया जा रहा है, उससे कितनी इनकम हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी। एक भारत देश मतलब एक कंट्री के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन किया जा रहा है वह हमारा क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। वह चाहे विदेशियों द्वारा इनकम हो, चाहे भारतीयों द्वारा। लेकिन देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए एक कंट्री है, यहां पे लोग रहते हैं, ठीक।
समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहां कई सारे लोग रह रहे हैं और हमें जीडीपी निकालनी है। तो मान लीजिए कि ये जो व्यक्ति है यह कौन सा है, ए, यह जो व्यक्ति है यह बी है और यह जो व्यक्ति है यह सी है। समझेंगे मैं क्यों नॉमिनेशन कर रहा हूं इनका, कि जो ए और बी है ये कहां के हैं, दोनों इंडियन हैं, भारतीय हैं। समझेंगे बहुत बेसिक लेवल से। और ये जो सी महोदय हैं ये कौन से हैं, यह विदेशी हैं। अभी जब मैं आगे बात करूंगा जीएनपी की तो इसका उपयोग ज्यादा होगा। तो देखेंगे कि जो भारतीय हैं और जो विदेशी हैं रह कहां रहे हैं, भारत में। तो भारत के अंदर कोई भी इनकी ऐसी एक्टिविटी जिससे इनकम हो रही है वह क्या होगी, जीडीपी में जोड़ी जाएगी। मतलब भारतीय सीमा के अंदर अर्थात किसी एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी इनकम हो रही है, चाहे वह वहां के निवासियों से हो रही हो, वहां के देश के लोगों से हो रही हो, या फिर विदेशी लोग आकर यहां रह रहे हैं उनसे जो इनकम हो रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। मतलब एक देश की सीमा के अंदर ही जो उत्पादन हो रहा है वह जीडीपी में जोड़ा जाएगा। उम्मीद करता हूं इसके डिफिनीशन आप सब समझ गए होंगे। जो भारतीय विदेशों में कार्य कर रहे हैं उनसे जो इनकम हो रही है वह इनकम जीडीपी में नहीं जोड़ी जाएगी। जीडीपी में सिर्फ वही चीज जोड़ी जाएगी जो इनकम एक अपने देश के सीमा के अंदर ही की जा रही है, उसे हम लोग जीडीपी के तहत ऐड करेंगे। आइए छोटी सी परिभाषा है इसकी लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम लोग जीएनपी के बारे में। सिंपल वे में समझेंगे कि किसी एक देश के अंदर, किसी देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसके वैल्यूएशन से जो मुद्रा की प्राप्ति होती है उसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं। डिफिनीशन लिखेंगे समझ में आ जाएगी। डिफिनीशन क्या है, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। मैंने जो अभी डायग्राम बनाया था देश और लोगों का, उससे अगर आप लोग इसे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो ये पूरी डिफिनीशन उसमें क्या होगी, फॉलो अप होगी। कैसे समझते हैं कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, मतलब एक देश की सीमा के अंदर ही एक वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष जो निर्धारित किया जाता है, वित्तीय वर्ष भारत में कौन सा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का, जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं उनका मौद्रिक मूल्य, जो मुद्रा में उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है वह क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। उम्मीद करता हूं जीडीपी समझ गए होंगे। दूसरा फैक्ट हम लोग बात करते हैं कौन सा, जीएनपी। इसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसे समझेंगे बहुत ही इजी वे में, चीजें याद हो जाएंगी, डिफिनीशन लिखने की भी क्या होगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात करेंगे कि जो हमारे जीएनपी है इसमें सकल राष्ट्रीय आय की बात की जा रही है। मतलब इसमें क्या चीजें होंगी कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके द्वारा जितना भी उत्पादन किया जा रहा है, जितनी भी सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे वह देश में हो चाहे वह विदेश में हो। ध्यान देंगे इस बात पर, जीडीपी में क्या था कि जीडीपी में विदेशों में भारतीयों द्वारा की गई सेवा
नहीं जोड़ी जाती थी। लेकिन जीएनपी यह राष्ट्रीय स्तर पर बात की जा रही है, तो विदेशों में भी जो भारतीयों द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं उसके उपलक्ष्य में जो हमें इनकम हो रही है वह हमारे जीएनपी में भी ऐड होगी। पहला फैक्ट जो इससे चेंज है। दूसरा फैक्ट कौन सा है जीएनपी में, कि भारत के अंदर जो विदेशी कार्यरत हैं, भारत के अंदर जो विदेशी कार्यरत हैं उनके द्वारा जो इनकम की जा रही है वह इसमें नहीं जोड़ी जाएगी, वह घटा दी जाएगी। समझेंगे, जो हमारी जीडीपी है इसमें भारतीयों द्वारा और विदेशियों द्वारा जो भी इनकम की जाती थी अपने देश की सीमा के अंदर उसे हम लोग जोड़ते थे। लेकिन अगर हम लोगों को जीएनपी निकालना है तो जीएनपी में दो फैक्ट इससे अलग है। कौन सा, कि भारत की सीमा के अंदर विदेशियों द्वारा जो इनकम की जा रही है उसे हम घटा देंगे और भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में जो सेवा दी जा रही है उसे हम लोग जोड़ देंगे। तो क्या निकल आएगा, हमारा जीएनपी निकल आएगा। कैसे समझेंगे, बात करते हैं, एक फार्मूला के तौर पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो इसकी डिफिनीशन है वही इसकी भी डिफिनीशन है। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष के उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो क्या करेंगे कि अगर हमें जीएनपी निकालना है तो जीडीपी है हमारी, देखिए ऐसे लिखेंगे, फार्मूला के तौर पर चीजें याद होंगी, डिफिनीशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह फार्मूला क्या है, अगर हमें जीएनपी निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी है, जीडीपी में से क्या घटाएंगे, भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, ठीक। अगर हम जीडीपी में से भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, ऐसे फॉरेनर जो इंडिया में रह रहे हैं और उनको इनकम हो रही है, अगर उसे हम जीडीपी में से घटा देंगे और जोड़ना क्या है, विदेश में भारतीयों द्वारा अर्जित आय। कितना सिंपल है। देखिए, इकोनॉमिक्स में चीजें रटने की कोशिश मत किया करिए, समझने की कोशिश किया करिए। देखिए कितना बढ़िया फार्मूला निकल के आया कि अगर हम लोगों को जीएनपी निकालनी है उसमें क्या करना पड़ेगा कि जो जीडीपी थी हमारी, जीडीपी में से भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, ऐसे व्यक्ति जो विदेशी हैं और भारत में रह रहे हैं उनके द्वारा जो इनकम हो रही है वह निकाल देंगे और विदेश में जो भारतीय सेवारत हैं, जो भारतीय कार्य कर रहे हैं विदेश में, उनसे जो इनकम हो रही है उसे जोड़ देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वह देश में हो चाहे विदेश में हो, उनके द्वारा जो इनकम होती है उसे हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे और लेस करेंगे उसमें से कि भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय। तो उम्मीद करता हूं जीएनपी भी आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एनएनपी, ठीक, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसे समझने के लिए क्या करेंगे, यही देख लेते हैं। एनएनपी क्या बोलते हैं इसे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक, एनएनपी। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये एनएनपी है, मतलब कि जो हमने जीएनपी देखा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद देखा, अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। आप लोगों ने, अगर मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर दूध है, दूध में से अगर दूध की शुद्धता को मापना है तो हम क्या करेंगे, दूध से पानी को अलग कर देंगे। अगर हम दूध से पानी को अलग कर देंगे तो दूध की जो शुद्धता है, जो उसका क्या है, नेट चीज है, वह निकल के आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से क्या करेंगे कि हमें अगर एनएनपी निकालना है तो एनएनपी के लिए क्या करेंगे, एनएनपी अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जीएनपी माइनस
डिप्रिसिएशन। समझाएंगे डिप्रिसिएशन क्या है। डिप्रिसिएशन को बोलते हैं मूल्यह्रास। ठीक, मतलब कि जो राष्ट्रीय आय प्राप्त की गई है, जो राष्ट्रीय आय प्राप्त की गई है, इसे प्राप्त करने में जितना व्यय हुआ है, जो राष्ट्रीय आय प्राप्त की गई है इसे प्राप्त करने में जितना व्यय हुआ है, अगर उसे हम घटा देंगे किस में से, राष्ट्रीय आय में से, तो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय आय निकल आएगा या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल आएगा। तो ये चीजें थी, बहुत इजी हैं, एक दूसरे से जोड़ के याद करेंगे, याद हो जाएंगी। समझने की कोशिश करते हैं फिर से। जीडीपी किसी देश के अंदर, किसी देश की सीमा के अंदर सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि जितने भी घरेलू उत्पाद होते हैं उसे हम जीडीपी के अंतर्गत लेते हैं। जीएनपी में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें क्या करेंगे कि भारत में विदेशियों द्वारा, या जिस देश की हम लोग जीएनपी निकाल रहे हैं उस देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय को हम लोग घटा देंगे, और उस देश के जो नागरिक विदेशों में कार्य कर रहे हैं उनकी इनकम को हम ऐड कर देंगे, जीएनपी निकल आएगी। फिर निकालना है हमें क्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से अगर हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो उसे प्राप्त करने में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने में जो हमारा ह्रास हुआ है, जितना पैसा खर्च हुआ है या जितनी सेवाएं, जितना भी क्या हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है, अगर उसे हम घटा देंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। जो मूल्य ह्रास है अगर उसे हम लोग लेस कर देंगे तो हमारी जीएनपी से तो एनएनपी हमारा प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एनएनपी से रिलेटेड एक चीज और है जो हमारा क्या है, जीएनपी, सॉरी एनडीपी। क्या है, एनडीपी। एनडीपी इसे क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा क्या, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो जीएनपी से संबंधित था। ठीक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित था शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे किसे, शुद्ध घरेलू उत्पाद को निकालेंगे सकल घरेलू उत्पाद से। जीडीपी में से एनडीपी को हम लोग निकालेंगे। हम लोगों ने कैसे निकाला था एनएनपी, कि जो हमारा जीएनपी था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद था, उसमें से हम लोगों ने मूल्य ह्रास को लेस कर दिया था तो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो गया था। तो सेम प्रोसेस यहां करेंगे कि अगर हमें एनडीपी प्राप्त करना है तो इसके लिए जीडीपी में से क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन निकाल देंगे। क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को निकाल देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। और डिप्रिसिएशन क्या है, मूल्य ह्रास है। मैं ये फार्मूले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है यही फार्मूला और पूछ लेता है यह किसका फार्मूला है, जीडीपी का है, जीएनपी का है, कि एनएनपी का है, कि एनडीपी का है। तो इसे आप लोग माइंड में बहुत सही तरीके से सेटअप कर लेंगे। ज्यादा नहीं, मैंने 2-3 फार्मूले ही आप लोगों को बताए हैं। देखिए, जीएनपी हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने जीडीपी देखा, फिर जीएनपी देखा, फिर हम लोगों ने एनएनपी देखा, अब हम लोगों ने देखा एनडीपी। तो हमारा जो एनडीपी है यह भी एनएनपी की तरह ही निकलेगा। जैसे एनएनपी निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि एनजीपी में से क्या माइनस किए। देखिए हिंदी में समझते हैं कि जो हमारा एनएनपी था, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद था, उसे निकालने के लिए हम लोगों ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को लेस कर दिया तो हमारा निकल आया एनएनपी। उसी तरह हमें निकालना था शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के बारे में बात की जा रही है। जीडीपी हमारा क्या है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगर हम लोगों को शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो सकल घरेलू उत्पाद में से जो मूल्य ह्रास होगा अर्थात जो डिप्रिसिएशन होगा, अगर हम लोग उसे लेस कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, एनडीपी। उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहीं पर जो हम लोग चैप्टर है हमारा जो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इसे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो नेशनल इनकम के लिए भी एक फार्मूला बनाया गया है, उसे हम लोग देखते हैं। नेशनल इनकम एन आई, अगर हमें एन आई निकालना है तो उसके लिए एन एन पी
जो हम लोगों ने अभी क्या निकाला था, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हम लोगों ने निकाला था। अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है, राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, तो हमारा उसी से रिलेटेड होगा, किससे, एनएनपी से। क्या करेंगे कि एनएनपी में से क्या निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालेंगे, एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस इसमें ऐड क्या करेंगे, जो हमारी सब्सिडी होती है। ये सिर्फ फार्मूला आप लोग याद रखिए कि अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो उसके लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई किया जाएगा, तो उसे एनएनपी में से ही निकाला जाएगा, क्या, नेशनल इनकम। तो एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल देंगे और सब्सिडी को। तो इस तरह से हम लोगों ने जितने फार्मूले थे सारे समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि सब चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे किस टॉपिक के बारे में, कि राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब कहां से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है और किस क्षेत्र का कितना योगदान है इसमें। देखिए, मैं जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं आज के वीडियो में, तो जो हम लोग एनआई निकालेंगे, नेशनल इनकम, वह क्या होगा, आधार वर्ष। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जो हमारी राष्ट्रीय आय की गणना करता है, तो उसने 2017 और 18 को क्या किया है, आधार वर्ष निर्धारित किया है। उसके आधार पर जो डाटा मिले हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी 2021 स्टार्ट हुआ है, तो नई आप लोगों की क्या आएगी, डाटा आएगा और नया आधार वर्ष होगा, तो उसके आधार पर आप लोग क्या करेंगे, मैगजीन से चीजें पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र। राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र, तो इसमें 3 क्षेत्र आते हैं, ठीक है। कौन से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। बात करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र हमारा वह क्षेत्र है जहां से पशुपालन, कृषि अथवा वानिकी, अर्थात जो हमारे एक तरह से हम लोग देखें कि प्राकृतिक चीजों का भी उपयोग किया जाता है, और वहां से अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूस की जाती हैं चीजें, उसका रॉ मटेरियल वहां से प्राप्त किया जाता है, अर्थात कच्चा माल वहां से प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर हमें क्या करना है, दूध की बिक्री करना है, दूध से इनकम लाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पशुपालन करेंगे, उससे दूध की प्राप्ति होगी, फिर वो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में, तो उसका विनिर्माण होगा। विनिर्माण के तहत उसमें क्या किया जाएगा, चीजें सही तरीके से समझी जाएंगी और उसे बेचा जाएगा, तो इनकम होगी। तो इसे समझते हैं। ऐसे उदाहरण मैंने दूध का इसलिए दिया क्योंकि अगर हम लोगों को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र समझना है, तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक चीजें जाननी जरूरी है। तो प्राथमिक क्षेत्र रॉ मटेरियल के लिए काम में आता है, जैसे पशुपालन, वानिकी, या फिर आपका कौन सा कार्य हो सकता है उसमें, कृषि, पशुपालन, वानिकी इत्यादि ऐसे कार्य जो प्राथमिक क्षेत्र में किए जाते हैं, वह पहली क्लास में आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक। सेकंड में हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारा सेकंड है, द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, विद्युत वगैरह होता है, इनका उत्पादन और संचालन किया जाता है द्वितीय क्षेत्र के तहत। समझेंगे बहुत बारीकी से, यहां से क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को पॉइंट दे देगा, आप लोगों को दे देगा कि विद्युत, इसमें राष्ट्रीय आय के तहत विद्युत आपके कौन से क्षेत्र में आता है, 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। तो उसमें आप लोगों को मार्क करके आना है, किसमें, द्वितीय क्षेत्र में, सेकेंड क्लास में। कैसे, अगर हम लोगों को कोई भी चीज उत्पादित करना है तो वह द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित होगी। इंडस्ट्री वगैरह जो आती है हमारी द्वितीय क्षेत्र में आती है, प्रोडक्शन जो भी होगा द्वितीय क्षेत्र के तहत किया जाएगा, ठीक है। पहला क्लास रॉ मटेरियल, जहां से मटेरियल तैयार किया जाएगा, कच्चा माल, वह लाके द्वितीय क्षेत्र में क्या किया जाएगा, निर्मित किया जाएगा या विनिर्माण किया जाएगा, उसका उत्पादित किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वहां से प्राप्त की जाएगी, इत्यादि ऐसी चीजें हैं जो द्वितीय क्षेत्र के तहत आती है। बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र हमारा क्या है, सेवा क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र के तहत जो चीजें की जाती है वह है सेवा, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारी चीजें आती है हमारे तृतीय क्षेत्र के तहत। तो हम लोग अब देखेंगे कि इन तीनों का कितना योगदान है हमारी जीडीपी में, तो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, पहला हमारा आता है
प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के तहत चीजें कौन कौन सी आती हैं? अभी हम लोगों ने बात की थी कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, और क्या चीजें आ सकती हैं? खनन, वानिकी इत्यादि। अब बात करेंगे कि जो 2017-18 हमारा क्या आधार वर्ष निर्धारित किया गया, उसके तहत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने जो राष्ट्रीय आय में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बताया है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है हमारा? 17%। ठीक, 17% केवल योगदान होता है प्राथमिक क्षेत्र के तहत। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि जब भारत हमारा आजाद हुआ था तो उस समय सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र का योगदान था? तो 53% के करीब था। कहां का? प्राथमिक क्षेत्र का। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि देश की आजादी के समय सबसे ज्यादा किस क्षेत्र द्वारा क्या होता था, योगदान दिया जाता था? तो वो प्राथमिक क्षेत्र था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बात करेंगे दूसरा, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र है तो द्वितीय क्षेत्र के तहत कौन कौन सी चीजें आती हैं हमारी? वह है निर्माण, विनिर्माण, विद्युत। निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि। और अब देखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वह कितना है? तो 29%, 29%। तीसरे पॉइंट पर आते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र के तहत कौन कौन सी चीजें आती हैं? हम लोगों ने समझा था सेवा, परिवहन, चिकित्सा और शिक्षा। सेवा, परिवहन, चिकित्सा और शिक्षा इत्यादि। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि 17% इसका योगदान है, 29% इसका योगदान है, बचा कितना? तो जो हमारी बचती है वह क्या है इसकी? तो वह कितना है? 53.5% के एवज में दिखाया गया है तृतीय क्षेत्र का। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय में या फिर जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो वह तृतीय क्षेत्र का है। कितना? 53%। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत की आजादी के समय 1947 के बाद जो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सबसे ज्यादा योगदान कहाँ का था? तो प्राथमिक क्षेत्र का था। कितना? 53 या 54% के करीब था मैक्सिमम। और अगर देखें तो अप्रॉक्स में हम लोग बोल सकते हैं उसे कि सबसे ज्यादा ये कंफर्म है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था, और अप्रॉक्स में 53 या 54% के करीब यहाँ का योगदान दिया जाता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र भी आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। आइए एक एक करके समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सब क्लियर होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा। वीडियो खत्म होने के बाद अगर आप लोग एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, चीजें समझ में आएंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स है यह आपका समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर रटने की कोशिश करेंगे तो चीजें याद नहीं होंगी। इसमें क्या होता है? इसमें फैक्ट आते हैं, पॉइंट आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो उन्हें याद नहीं किया जा सकता, उन्हें समझा जा सकता है। अगर आप सोचें इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, जियोग्राफी की तरह हम इसे रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे इंटरेस्टिंग बनाइए। बनाने का तरीका क्या है कि आप लोग इसके प्रति अपना जुझारूपन दिखाइए, पढ़िए, समझिए, समझने की कोशिश करिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सब कुछ जो भी होता है इंसान ही समझता है उसे, उसी के लिए चीजें बनाई गई हैं। अर्थव्यवस्था बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट है, जहां से क्वेश्चन भी आते हैं, और जो इसके टॉपिक्स हैं अगर आप लोग समझेंगे तो हमेशा करंट से जुड़ के चलता है। इसमें कोई फैक्ट ऐसा नहीं है जो आज है कल भी रहेगा, चेंज होता रहता है। तो उसे समझने के लिए आप लोगों को माइंड का यूज करना पड़ेगा, रटने की कोशिश ना करें। अगर वीडियो ही आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो अगर एक बार में समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप होपलेस मत होइए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, चीजें इंटरेस्टिंग बनाइए, याद हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? राष्ट्रीय आय की गणना।
राष्ट्रीय आय की गणना। सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है, फिर उसके बाद समझेंगे कि किस आधार पर किया जाता है। हर देश के नेशनल इनकम की जो गणना होती है वो अलग अलग आधार पर की जाती है। भारत का जो आधार है उसे भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन करता है राष्ट्रीय आय की गणना भारत में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसे बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके तहत इसकी गणना की जाती है। अब बात करेंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कब गठन किया गया था और इसका मुख्यालय कहां है। तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। गठन 2 मई 1951 में किया गया था। गठन 2 मई 1951 में किया गया और इसका जो मुख्यालय है वह कहां पर है, नई दिल्ली में है। यही क्या करता है, आधार वर्ष निर्धारित करता है। उसी आधार वर्ष पर क्या होता है कि चीजें समझी जाती हैं और नेशनल इनकम की बात की जाती है, जीडीपी की बात की जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग याद करेंगे और इसे याद करना इसलिए कंपलसरी है कि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 मई 1951 को। मुख्यालय इसका कहां है, नई दिल्ली में है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे किस आधार पर की जाती है। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वह उत्पादन और आय पर आधारित होती है। समझेंगे इसे कि भारत में अगर कोई भी राष्ट्रीय इनकम है, किसी भी स्रोत से अगर हमें क्या मिल रहा है, इनकम हो रही है, तो उसकी गणना उत्पादन और आय पर की जाती है। कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है, कितनी इनकम हो रही है, उस आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना यहां की जाती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। मैं ये आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं। ये वहां पूछता है, छोटे एग्जाम में पूछने की संभावना कम है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही अंदर की बात है। मतलब बहुत डीपली पढ़ने पर यह चीजें आप लोगों को समझ में आती हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। तो उत्पादन और आय के आधार पर की जाती है। समझते हैं इसका जो आधार है, आधार क्या है, उत्पादन और आय। उत्पादन और आय, ठीक। अब बात करेंगे इसके तहत क्या किया जाता है। एक स्थिर कीमत होती है और एक चालू कीमत होती है। उस पर कैसे निर्धारित किया जाता है। स्थिर कीमत, चालू कीमत। इसे समझने के लिए बेसिक चीज लिखेंगे। यह हो गया हमारा आधार वर्ष का। समझेंगे, मैं बहुत बड़ी डिफिनेशन किसी की नहीं लिखूंगा, सिर्फ चीजें बताऊंगा। और ये आधार वर्ष पर किया जाता है। जो चालू कीमत है पिछले वर्ष से तुलना की जाती है। पिछले वर्ष से तुलना की जाती है। समझने की कोशिश करते हैं। जो स्थिर कीमत है, अगर इस पे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो क्या आधार है इसका, आधार वर्ष। जैसे मान लीजिए अभी 2019 खत्म हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है। तो 2019 की अगर हम लोगों को क्या करना है, राष्ट्रीय आय जाननी है, किस पर, स्थिर कीमत पर। तो क्या करेंगे, जो आधार वर्ष 2017-18 बनाया गया था उस समय को हम लोग लेके क्या करेंगे, याद करेंगे। कैसे, मान लीजिए कि 2017-18 जो वर्ष निर्धारित किया गया था उस समय किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए था, ठीक। और आज का अगर हमें निकालना है, स्थिर कीमत के थ्रू अगर निकालना है, तो ऐसे याद करेंगे कि आधार वर्ष में हमारा 100 रुपए था। इसे हम लोग बेस बनाएंगे और इसके तहत देखेंगे कि प्रेजेंट में 2019 में जो समय बीता है उस समय हमारे पास कितनी इनकम है। तो वो हमारी होगी स्थिर कीमत पर आधारित, आधार वर्ष से संबंधित। चालू कीमत पर याद करना है। चालू कीमत पर अगर हमें निकालना है राष्ट्रीय आय, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आधार वर्ष को बेस नहीं मानेंगे। उसे क्या करेंगे कि पिछले वर्ष की, मान लीजिए कि 2019 की निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2018 में देखेंगे कि 2018 में अगर हमारे पास मान लीजिए कि 200 रुपए था, तो प्रेजेंट में हमारे पास कितने रुपए हैं। तो ये हमारा हो गया चालू कीमत और स्थिर कीमत। उम्मीद करता हूं दोनों सही तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं। ये निकल गया।
इसके बाद अब इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा आता है पीसीआई, पर कैपिटल इनकम। वो हमारा क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। उसे समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी देश की व्यक्तियों की अगर पूरी आय निकालनी है तो कैसे? इसमें एक मैथमेटिकल फार्मूला है। वह क्या है हमारा? नेशनल इनकम। पूरी जो हमारी राष्ट्रीय आय है, कुल राष्ट्रीय आय में अगर हम लोग क्या करेंगे, वहां की पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या से अगर भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक व्यक्ति का क्या निकल आएगा? हमारा आय निकल आएगा। देखिए फार्मूला लिखते हैं, पीसीआई, पीसीआई पर कैपिटल इनकम अगर हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम, कुल राष्ट्रीय आय में से क्या करेंगे हम लोग? जनसंख्या, कुल जनसंख्या को कुल राष्ट्रीय आय में से, कुल राष्ट्रीय आय में से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। और जो हमारी ये पीसीआई है, प्रति व्यक्ति आय, यह हमारा क्या है? नेशनल इनकम ज्ञात करने का सबसे बड़ा क्या है? साधन है। कैसे समझते हैं? देखिए, मान लेते हैं हम लोग, अगर आप लोग एक फैमिली में रह रहे हैं और एक फैमिली का क्या है? आपका इनकम निकालनी है कि मेरे पूरे परिवार की इनकम कितनी है। तो एक वित्तीय वर्ष में क्या हो रहा है कि आपको मान लीजिए कि 200 रुपए मिल रहा है। ठीक, इनकम 200 रुपए हो रही है। एक दिन का निकालना है, एक वर्ष का निकालना है, तो भी यही करेंगे कि जितनी इनकम हो रही है उसमें से घर में मान लीजिए कि आपके कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। घर में 20 लोग हैं, 200 रुपए की इनकम हो रही है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो जितनी हमारी इनकम होगी, एक व्यक्ति की इनकम निकल आएगी, तो वह क्या होगी? 10 रुपए। ठीक, अगर चाहे एक व्यक्ति ही 200 रुपए कमा रहा है, लेकिन अगर घर में 20 व्यक्ति हैं तो सबकी इनकम निकालने के लिए क्या होगा कि उसमें औसत निकाला जाएगा। औसत निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि जितनी इनकम हो रही है उसमें से लोगों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो निकल आएगा क्या? हमारा प्रत्येक व्यक्ति की आय निकल आएगी। तो एक व्यक्ति की आय 10 रुपए। देखिए, अगर किसी देश की जनसंख्या, किसी देश की इनकम हमें जीडीपी ज्ञात करनी है, मान लीजिए कोई ए कंट्री है, एक बी कंट्री है, इसकी भी क्या है? 100 रुपए, इसकी भी क्या है? 100 रुपए। ठीक, हमें निकालना है कि दोनों की क्या है, कि दोनों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, या अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। मान लीजिए बी जो है, इसमें कितने लोग हैं? 25 लोग। ठीक, जो क्या नाम से ए है, इसमें कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। ठीक, तो अगर इनकी प्रति व्यक्ति इनकम निकालेंगे तो यहां 4 रुपए आएगा। ठीक, यहां निकालेंगे 2 रुपए आएगा। तो इसमें अर्थव्यवस्था मजबूत किसकी हुई? बी की हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो प्रति व्यक्ति हैं उनकी इनकम ज्यादा हो रही है। हमेशा राष्ट्रीय आय अथवा जीडीपी निकालने के लिए प्रति व्यक्ति आय को बेस बनाया जाता है और इसी के आधार पर देश का विकास आंका जाता है। उम्मीद करता हूं पीसीआई भी आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। आइए आप लोगों को करंट में जोड़ के चलते हैं। पीसीआई से देखेंगे कि वर्तमान में सबसे ज्यादा पीसीआई कहां की है, किस राज्य की। सर्वाधिक पीसीआई पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? जायज सी बात है, गोवा होगा। क्यों? क्योंकि यहां की जो जनसंख्या है वह कम है, इनकम ज्यादा है। सबसे कम पीसीआई वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, इनकम का स्रोत कम है। उसके बाद बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, सबसे ज्यादा सर्वाधिक पीसीआई वाला केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन बनता है, तो वहां क्या है? दिल्ली है। यहां क्या है कि यहां की जनसंख्या भी ज्यादा है दिल्ली की, और यहां की इनकम भी ज्यादा है, तो इसलिए सर्वाधिक पीसीआई वाला जो राज्य है वह गोवा, कम बिहार, और सर्वाधिक पीसीआई वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर देखेंगे तो वह दिल्ली है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई। आइए हम लोग क्या करते हैं कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की क्या करेंगे? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। राष्ट्रीय आय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय आय की
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कब निकाली गई थी, तो वह किसने निकाला था, तो वह निकाली गई थी कब, 1867-68 में निकाली गई थी। किसने निकाला था, दादा भाई नौरोजी ने निकाला था, जो हमारे पहले क्या थे, अर्थशास्त्री थे। और उन्होंने एक बुक लिखी थी एन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उसी में इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना किया था। तो आइए लिखते हैं, पहली बार दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम कब निकाली गई, 1867 और 68 में निकाली गई। और इसमें निकला कितना, 20 रुपए प्रति वर्ष। ठीक, उसके बाद इसे निकाला किसने था, दादा भाई नौरोजी। यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे आप लोग, दादा भाई नौरोजी। और उसके बाद देखेंगे वैज्ञानिक आधार पर कब हुई, सॉरी वैज्ञानिक आधार पर निकाली गई कब, हमारी 1931 और 32 में, 1931 1932 में निकाली गई। और इसमें जो निकाली गई इनकम वह कितनी थी, 62 रुपए, 62 रुपीज पर ईयर, प्रत्येक वर्ष में 62 रुपए इनकम निकाली गई। और इसे निकालने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है, जानना जरूरी है। तो वो है VKRV राव, VKRV राव। इन महोदय ने क्या किया था, निकाला था। और इनकम कितना निकाला था, 62 रुपए। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। तो पहले क्या होता था कि राष्ट्रीय आय जो निकाली जाती थी राष्ट्रीय आय समिति द्वारा निकाली जाती थी, लेकिन अब कौन निकालता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन निकालता है। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, 1949 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था, 1949 में किया गया था। तो पहले भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस लिए किया गया था, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। और उसके बाद अब क्या किया गया है कि अब राष्ट्रीय आय समिति नहीं निकालती है, अब कौन निकालता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूं सारे फैक्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। साथ ही वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मन लगा के सिलेक्शन जिद बनाइए।